नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रुचि दुबे, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और आज हमारा चर्चा का विषय है मुदालियर आयोग। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन हो रहे थे और इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनः गठन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसलिए सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया और बोर्ड के सुझाव से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आयोग का जांच का विषय था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनः संगठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के कुछ दोष बताए, जिसके आधार पर ही आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव दिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के दोष कुछ इस प्रकार से थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये मानना था कि जो उस समय प्रचलित माध्यमिक शिक्षा है वो एक पक्षी है, ये छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर रही थी। दूसरी बात जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक दोष के रूप में पाई वो ये कि माध्यमिक शिक्षा नीरस और पुस्तकीय या कह सकते हैं कि संकुचित एवं रूढ़िवादी है, क्योंकि इससे छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता। तीसरा दोष जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाया वो ये था कि माध्यमिक शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति ध्यान नहीं देती, जिससे कि उनमें अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न होती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों में नैतिक सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती। अर्थात ये कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को उत्तम नागरिक नहीं बनाती है। तो इन दोषों के अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये भी बात को सबके सामने लाई कि माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्रों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं देती और माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही संकीर्ण है और ये छात्रों को उनकी रुचि और मनोवृत्ति के अनुसार विषय का चयन करने का भी अवसर नहीं देती। इसी के साथ साथ जो और दोष पाए गए वो ये थे कि जो शिक्षण विधियां प्रयोग की जा रही हैं माध्यमिक शिक्षा में वो परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती और परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य बताए थे। पहला, जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये मानना था कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास हो, नागरिक बने और भारत में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना हो। माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यवसायों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद किसी व्यवसाय को अपना सके और उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बताया कि माध्यमिक शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, अर्थात माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो सके। माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व का विकास करना होना चाहिए, अर्थात माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व उठा सकें।
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताया और उसके पुनः संगठन पर भी बल दिया। और इस संबंध में आयोग का सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए और इसे 11 से 17 वर्ष तक की उम्र के बालक और बालिकाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही कि माध्यमिक शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर और दूसरा 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर। आयोग का ये मत था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर देना चाहिए और 11वीं कक्षा को हाई स्कूल के साथ और 12वीं कक्षा को कॉलेज के साथ संबद्ध कर देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की बात कही और साथ ही साथ पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के बारे में भी सुझाव दिया ताकि छात्र अपने उद्देश्यों, अपनी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही वो ये थी कि ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा की सुविधा में विस्तार किया जाना चाहिए, अर्थात ग्रामीण विद्यालयों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन और कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना करने की भी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग में कही गई थी। साथ ही साथ ये कहा गया कि सभी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाने चाहिए और साथ ही साथ आयोग ने यह भी बल दिया कि जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था ना हो वहां पर आवासीय विद्यालयों को खोला जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के अध्ययन के संबंध में अपना सुझाव दिया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन का एक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। अंग्रेजी सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है और भविष्य में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी भारतीयों के लिए एक बहुत अहम भाषा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत को स्थान दिए जाने पर भी सुझाव दिया क्योंकि संस्कृत सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में जो सुझाव दिए वो कुछ इस प्रकार से थे। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो और हर प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाए, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने का काम करे, उसको निरीक्षण करे, माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में परीक्षा लेने और इन छात्रों को प्रमाण पत्र देने का भी कार्य करे। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाने की भी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग में कही गई थी। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता दे, माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करे। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया कि किसी भी विद्यालय को बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जाए जब वह मान्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करे। आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर भी बल दिया और सुझाव दिया कि विद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक विद्यालय में हर निश्चित समय अंतराल के बाद निरीक्षण कराया जाए और निरीक्षण मंडल विद्यालय में सिर्फ कमियों को दूर करने के अलावा उनको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में भी सुझाव दे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रचलित पाठ्यक्रम में दोष बताए और उनके निराकरण के लिए सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए,
पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए और साथ ही साथ पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन एवं दूसरे विषयों के साथ संबंध भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का प्रस्ताव रखा ताकि जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की अभिरुचि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण में आयोग ने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है, आंतरिक विषय या कोर विषय और वैकल्पिक विषय। आंतरिक या कोर विषयों में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, शास्त्रीय भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान, शिल्प का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा और वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे जैसे मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक, वाणिज्य, कृषि, ललित कला और गृह विज्ञान। और इन 7 विषयों के समूह में से छात्रों को किसी एक समूह के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। अर्थात पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण वैकल्पिक विषयों के संदर्भ में किए जाने की बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने करी। आगे बात करते हैं पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में। आयोग ने पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने के लिए सुझाव दिया कि उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए, केंद्रीय सरकार द्वारा एक संस्था का निर्माण किया जाए जो पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण दे। एक विषय में एक पाठ्यपुस्तक ही निर्धारित ना हो बल्कि पाठ्यपुस्तक की पर्याप्त संख्या निश्चित हो और विद्यालयों को इन पाठ्यपुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त हो। पाठ्यपुस्तक एवं अध्ययन की अन्य पुस्तकों में अतिशीघ्र परिवर्तन ना किया जाए। आगे बात करते हैं शिक्षण विधियों की। माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये मानना था कि माध्यमिक विद्यालयों में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो रहा है वो बहुत ही नीरस और निर्जीव है और उनके स्थान पर ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए जो विद्यार्थियों को सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण बनाए, जैसे क्रिया विधि और योजना विधि। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ ज्ञान प्रदान करना ना हो बल्कि उनमें उचित मूल्य, उचित दृष्टिकोण एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी हो। शिक्षण विधियां ऐसी हों जिससे बालक सिर्फ मौलिक बातों को कंठस्थ ना करे बल्कि उनको समझने की कोशिश करे। चरित्र निर्माण में धार्मिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न बनाया जाए बल्कि अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर विद्यार्थियों के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर भी बल दिया और इसके लिए सुझाव दिया कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी शिक्षकों का उत्तरदायित्व हो और हर विद्यालय में आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर भी बल दिया और इसके लिए सुझाव दिया कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी शिक्षकों का उत्तरदायित्व होना चाहिए और हर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा देना होना चाहिए। चरित्र निर्माण हेतु एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, रेड क्रॉस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण पर बल दिया ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन करे और उन विषयों का अध्ययन करे, लेकिन जो अनुभवहीन छात्र थे वो विषयों का चयन करने में गलती कर सकते थे। इसलिए आयोग ने छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देने पर भी बल दिया और इसके लिए विद्यालयों में निर्देशन अधिकारी और कैरियर मास्टर की नियुक्ति की भी बात आयोग ने कही। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का ये मानना था कि छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं और इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया कि सभी विद्यालयों में छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो
और रोगी विद्यार्थियों का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी मुफ्त उपचार करे और छात्रावासों में भी विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन का प्रबंध हो। परीक्षा और मूल्यांकन के संदर्भ में आयोग का यह मानना था कि जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है वो छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर पाती। इसलिए एक नवीन परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा आयोग ने प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम हो और माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा हो और उस परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को रखा जाना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में आत्मगत तत्वों का अंत हो सके। छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं, नियतकालिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेख को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में ना करके प्रतीकों में किया जाए। आयोग ने अध्यापकों की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिया कि देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि समान होनी चाहिए। अध्यापकों को उचित वेतन मिलना चाहिए। सभी अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना, जिसके अंतर्गत पेंशन, जीवन बीमा एवं प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं आती हैं, उसको शुरू किया जाना चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय के समीप निवास स्थान मिलना चाहिए और उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चिकित्सालयों में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा भी शिक्षकों को प्रदान की जानी चाहिए। और जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश भी दिया जाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के मूल्यांकन के विषय में। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मुदालियर आयोग का बेजोड़ स्थान है और उसने माध्यमिक शिक्षा के पुनः निर्माण के संबंध में बहुत से सुदूर सुझाव भी दिए थे, जैसे स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्धारण, छात्रों की व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अभिवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, छात्रों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुकूल विषयों का अध्ययन करने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, छात्रों को अपने व्यवसाय का चयन करने में सहायता देने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धता, कृषि प्रधान देश की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कृषि शिक्षा की अनिवार्यता, देश के उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करने के लिए तकनीकी विद्यालयों की व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली में सुधार, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, स्त्री शिक्षा, चरित्र निर्माण, अनुशासन, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा आदि पर बल दिया। तो ये सारी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा के गुणों के रूप में हम देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सभी सुझाव उपयुक्त नहीं थे, पर उनमें कुछ अनुपयुक्तता भी थी, जैसे माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। आयोग ने एक ओर तो 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात करी और दूसरी ओर कक्षा 6, 7, 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक होने की बात करी और इस प्रकार से कुछ 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात करी, जो अपने आप में अस्पष्ट है। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट की कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा से जोड़ने का जो सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया, उसके पीछे भी कोई औचित्य नहीं था। आयोग के सुझाव के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं और 8 विषयों का अध्ययन करना होगा, जो अपने आप में विद्यार्थियों के लिए बहुत बोझिल साबित हुआ। आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में अस्पष्ट सुझाव दिए, क्योंकि एक ओर आयोग ने उसे अनिवार्य विषय के रूप में रखा और दूसरी ओर उसे ऐच्छिक विषयों की में रखा। आयोग ने बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की
स्थापना का सुझाव दिया और साथ ही साथ विद्यालयों में हस्तकौशल और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की भी बात कही, जिस पर बहुत व्यय होगा, जिस पर ध्यान आयोग ने नहीं दिया था। आयोग का सुझाव था कि विद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, जब अभिभावक चाहें, वो भी विद्यालय समय के पहले अथवा बाद में, जो बहुत ही अव्यावहारिक सुझाव था। तो इसी के साथ आज हमने चर्चा करी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे और माध्यमिक शिक्षा के गुण और दोष क्या थे। धन्यवाद।